न्यूटन की गति के चैप्टर के सारे फार्मूले डिस्कस कर लिए हैं। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे उस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम में आ चुके हैं या एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कोई वस्तु एक समान बल लगाने से 3.5 सेकंड में 12.25 मीटर दूरी तय करती है, तो बल तथा पिंड के भार में अनुपात बताना है। ठीक है, एक कंडीशन दिया हुआ है जिसमें ये कह रहे हैं कि एक समान बल लगाने से 3.5 सेकंड में, यानी टाइम दिया हुआ है, 12.25 मीटर दूरी तय करती है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि बल और भार का अनुपात। बल और भार का अनुपात बोलने से क्या मतलब है? देखिए, बल का मतलब कि ये F और भार को हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बल बराबर अगर लिखें तो बल बराबर हो सकता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, और भार बराबर होता है m इंटू जी। आप जानते हैं कि भार भी एक प्रकार का बल ही होता है, लेकिन पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर जितना बल लगाया जाता है उसको हम उस वस्तु का भार कहते हैं। और पृथ्वी किसी वस्तु पर जब बल लगाती है तो उसके जो त्वरण उसमें काम करता है वो ए का मान कितना होता है? जी के बराबर। इसीलिए हम लोग भार के लिए m इंटू जी लिख रहे हैं। ठीक है, और बल के लिए द्रव्यमान गुणे त्वरण लिख रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब भार और बल और भार का अनुपात पता करना है तो MA/mg पता करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए m से m कट जाएगा तो आपको कुल मिला के A/g पता करना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में आपको त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात पता करना है। गुरुत्वीय त्वरण g का मान इस क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है तो आपको 9.8 ही रखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि देखिए जब g का मान दिया रहता है तब तो जो दिया है वही रखना है। अगर 9.8 बोला तो 9.8, अगर 10 बोला तो 10 है ना, 9.9 बोला तो 9.9। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको g का मान हमेशा 9.8 रखना होता है। ठीक है, अब आपको क्या पता करना है? खाली a का मान। और a का मान पता करने के लिए आपके पास क्या क्या पता है? आपको टाइम दिया गया है और ये दूरी का मान दिया हुआ है। तो अगर टाइम t का मान दिया हुआ है कितना? 3.5 सेकेंड, और जो है चली गई दूरी यानी s का मान दिया हुआ है, विस्थापन s का मान दिया हुआ है, ये है 12.25 मीटर। ठीक है, तो अगर s का मान दिया हुआ है और t का मान दिया हुआ है, आपको a निकालना है, तो आप जानते हैं गति का दूसरा समीकरण प्रयोग कर सकते हैं। और गति के दूसरे समीकरण के अनुसार s बराबर होता है ut प्लस हाफ at², है ना। ये गति का दूसरा समीकरण है। इसमें s का मान रख देंगे, t का मान भी रख देंगे, a का मान निकालना है, और u की जगह पर चूंकि यहाँ पर कोई प्रारंभिक वेग नहीं दिया है, इसका मतलब कि वो वस्तु प्रारंभ में रुका हुआ था। ठीक है, और प्रारंभ में रुका हुआ था तो u का मान क्या हो जाएगा? 0। तो देखिए यहाँ पर मान रख दीजिए, यह आ जाएगा 12.25 बराबर 0 गुणे में 3.5 प्लस 1/2 गुणे a गुणे 3.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से देखिए ये पूरा 0 हो जाएगा और तीर गुणा कर दीजिए और इससे इसको भाग कर दीजिए, तो यहाँ से पूरा आंसर आ जाता है 12.25 गुणे 2, और बटे में कितना आ जाएगा? तो बटे में यहाँ से आ जाएगा 3.5 गुणे में 3.5। इसका जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाता है, इसलिए यहाँ से त्वरण a का मान कितना आ जाएगा? बराबर a है, तो a का मान कितना आ जाएगा? तो a का मान आ जाएगा 2, यानी उस वस्तु का जो त्वरण है वो कितना आ गया? 2 आ गया। और आपको बल और भार का अनुपात निकालना था, अर्थात a और g का अनुपात निकालना था। तो a का मान दिया हुआ है, आ गया है 2, और g का मान कितना हो जाएगा? तो g का मान आप जानते हैं 9.8 रखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ऊपर नीचे अगर इसको मान लीजिए डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा 1/4.9, और ऊपर नीचे अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा? 10/49। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा 10/49, और ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा इस वस्तु पर लगने वाले बल और इस वस्तु के भार का अनुपात। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि गति के दूसरे समीकरण का ही प्रयोग करके हमने इसका आंसर निकाल लिया। तो इस चैप्टर के भी न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो पिछले चैप्टर की तरह, यानी गति के समीकरण जो चैप्टर था, फार्मूले लिमिटेड हैं, लेकिन उनको यूज करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, इसलिए कॉन्सेप्ट को, डिफिनेशन को अगर आप नहीं समझते हैं तो केवल न्यूमेरिकल लगाने के लिए फार्मूले की मदद से आप सब कुछ नहीं कर सकते। ठीक, चलिए, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। जब एक तोप एक गोले को 200 मीटर पर सेकेंड के वेग से दागती है तो तोप भी पीछे की तरफ हटती है। और ये आप जानते भी हैं, जैसे बंदूक से गोली निकलती है तो गोली आगे की तरफ जाती है तो बंदूक पीछे की तरफ जाती है। और इसमें आपने देखा भी था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, अर्थात ये कह लीजिए संवेग संरक्षण का नियम काम करता है।
ठीक है। तो यहाँ पर भी कोई तोप से गोला दागा जा रहा है, तो गोला जब आगे जाएगा तो वो तोप पीछे की तरफ जाएगा और तोप पीछे हटती है। करें यदि तोप तथा गोले के द्रव्यमानों में 20 और 1 का अनुपात हो तो उनके वेगों का अनुपात बताना। ठीक है, अगर उनके द्रव्यमानों का अनुपात दिया है तो उनके वेगों का अनुपात पूछ रहे हैं। अब आप जानते हैं कि अगर ये तोप से गोला निकल रहा है तो अगर गोला आगे की तरफ जा रहा है तो तोप पीछे की तरफ जाएगा। और इसमें आप जानते हैं कि संवेग संरक्षण का नियम काम करता है, और हमने देखा था संवेग संरक्षण के नियम में 4 प्रकार से मैंने आपको फार्मूले बताए थे कि दो पिंड आपस में जब टकराते हैं एक ही दिशा में चलकर तब क्या होता है, दोनों टकराने के बाद चिपक जाते हैं तब क्या होता है, दोनों विपरीत दिशा से आके टकराते हैं और टकरा के चिपक जाते हैं तब क्या होता है, और किसी भी बंदूक से जब गोली निकलती है तो वहां पर क्या फार्मूला होता है। ठीक है, तो वही बंदूक की गोली का जो केस था वही वाला फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा। अगर आपने ये फार्मूले नहीं देखे हैं, ये लेक्चर नहीं देखा है, तो आप इस न्यूटन की गति का लेक्चर नंबर 1 देखिए, वहां पर मैंने सारा कुछ डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, और उसको आप जब देखेंगे तब जाके ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो उसके वेगों का अनुपात पूछ रहे हैं। तो आप जानते हैं संवेग संरक्षण का नियम यही कहेगा कि गोले का संवेग बराबर, यानी गोले का संवेग, गोले का आगे की ओर संवेग बराबर किसकी हो जाएगा, ये हो जाएगा तोप का पीछे की ओर संवेग। तो ये संवेग संरक्षण के नियम से हमने यहाँ पर ये लिख दिया स्टेटमेंट। ठीक है, अब गोले का संवेग का मतलब क्या है कि गोले का द्रव्यमान, देखिए तोप जो होगा वो भारी होगा, गोला जो होगा वो हल्का होगा उसकी तुलना में, तो इसीलिए हम इसके लिए स्मॉल वाले सिंबल लेते हैं, इसके लिए कैपिटल। तो गोले का संवेग बराबर क्या हो जाएगा, तो गोले का द्रव्यमान गुणे गोले का वेग, और तोप का संवेग बराबर क्या हो जाएगा, तोप का द्रव्यमान गुणे तोप का वेग। अब पूछा क्या हुआ है, तो पूछा हुआ है इनके वेगों का अनुपात। किनके वेगों का अनुपात, तो पहले किसका नाम दिया है, पहले तोप फिर उसके बाद गोला। ठीक है ना, तो तोप का वेग बटे में गोले का वेग, तो ये इसको डिवाइड कर देंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो ये यहाँ से एक चीज आपको मिल जाएगा कि तोप का वेग बटे में गोले का वेग बराबर हो जाएगा यहाँ से तोप का द्रव्यमान बटे में, नहीं ये उल्टा हो गया, यानी ये हो जाएगा स्मॉल m अपान कैपिटल M, गोले का द्रव्यमान बटे में तोप का द्रव्यमान। अब देखिए सवाल में दिया है कि तोप और गोले को, अच्छा यहाँ से दिया हुआ है कि तोप तथा गोले के द्रव्यमानों में 20 और 1 का अनुपात है, यानी तोप का द्रव्यमान बटे में गोले का द्रव्यमान बराबर 20/1। तो तोप का द्रव्यमान, ये तोप का द्रव्यमान है और ये गोले का द्रव्यमान है, और इसका अनुपात है 20/1, तो इसका और इसका अनुपात हो जाएगा 1/20। ठीक है, और यही किसके बराबर हो गया, यही हो गया तोप का वेग बटे में गोले का वेग। तो तोप के वेग और गोले के वेग का अनुपात बराबर 1/20। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित था। अगला क्वेश्चन देखिए कि दो पिंडों के द्रव्यमानों का अनुपात 3:4 है। पहले पिंड पर कुछ बल लगाने से उसमें 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, उसी बल से दूसरे पिंड में कितना त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, यानी दो पिंड हैं और दोनों के द्रव्यमानों का अनुपात दिया हुआ है 3:4, और पहले पिंड पर जब कुछ बल लगाते हैं तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। तो करें उतना ही बल अगर दूसरे वाले पिंड पर लगे तो उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर पहली बात तो आप देख लीजिए कि दोनों, देखिए दोनों पिंडों के द्रव्यमानों का अनुपात यानी m1/m2 बराबर दिया हुआ 3:4। तो यहाँ से आप ये एक चीज ये देख सकते हैं कि m1 का मान 3 ले लीजिए आप, और m2 का मान कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब कह रहे हैं कि पहले पिंड पर कुछ बल लगाने से उसमें 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। तो जो भी बल लगता है वो तो नहीं पता है, लेकिन जो त्वरण आता है पहले पिंड के लिए वो है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पहले पिंड की अगर हम बात करें तो उसका द्रव्यमान पता चल गया, उसका त्वरण पता चल गया, तो आप ये भी पता कर सकते हैं कि इसके ऊपर कितना बल लगा था। तो F बराबर हो जाएगा m1a1 पहले वाले पिंड के लिए। m1 का मान कितना है, तो ये हो गया 3 और a1 का मान है 6, तो ये आ जाएगा 18 न्यूटन। ठीक है, अब सवाल में करें कि अगर इतना ही बल, ये जो बल आया पहले पिंड पर लगने वाला, करें इतना ही बल अगर दूसरे वाले पिंड पर लगे तो कितना त्वरण आएगा। तो दूसरे वाले पिंड पर भी इतना ही बल लग रहा है, तो दूसरे वाले पिंड के लिए भी F लिख दीजिए, लेकिन यहाँ पर m2 और a2 लिखेंगे तो वो दूसरे पिंड की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम मान रख दें इसका, इस
F का मान कितना है, तो F का मान हमने निकाल लिया है, यह 18 बराबर M2 भी हम पहले निकाल चुके हैं। M2 का मान कितना आ गया था 4 और ये गुणे में A2, और यहाँ से अगर हल करेंगे तो A2 का मान कितना आ जाएगा 18/4 यानी 9/2 यानी कि 4.5, और ये त्वरण है तो मात्रक क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर उतना ही बल दूसरे वाले पिंड पर लगे तो उसमें 4.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहे हैं 800 किलोग्राम की कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही थी, ब्रेक लगाने पर 50 मीटर तक चल के रुक जाती है, तो कार पर कार्यरत मंदन बल होगा। जब देखिए किसी वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा हो तो ऐसे केस में उस वस्तु के वेग में जो परिवर्तन की दर होती है उसको हम लोग त्वरण नहीं बल्कि मंदन कहते हैं, और इसका मान माइनस में आता है। ठीक है, और अगर मंदन का उपयोग करके द्रव्यमान से गुणा करते हैं, जैसे F बराबर m इंटू ए लिखते हैं जहां पर a त्वरण हुआ करता है, अगर उस त्वरण की जगह पर मंदन रख के गुणा कर दें तो पूरा F का मान जो आएगा वो माइनस में आएगा, और ऐसे बल को हम लोग मंदन बल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि जो है कार जो है वो 800 किलोग्राम की थी, यानी ये 800 किलोग्राम जो दिया हुआ है वो कार का द्रव्यमान दिया हुआ है। ठीक है, कार का द्रव्यमान दिया हुआ है 800 किलोग्राम, और इसकी स्पीड दिया हुआ है, ये प्रारंभिक वेग है, देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही थी, और ब्रेक लगा देंगे तो लास्ट में वो रुक गई है, तो अगर अंतिम में वो रुक गई है तो उसका अंतिम वेग 0 होगा, और ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो प्रारंभिक वेग है, तो u का मान है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और आपने पढ़ा भी है इसको कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे 5/18 से गुणा कर देना है, तो इसको 5/18 से जब गुणा करेंगे तो 90 गुणे 5/18, ठीक है 18×5=90, और ये हो जाएगा कितना 25 मीटर पर सेकेंड। तो प्रारंभिक वेग का मान हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, और अंतिम वेग कितना हो जाएगा, तो अंतिम वेग हो जाएगा 0 क्योंकि वो रुक जाता है। तो कह रहे हैं कि अच्छा कितनी दूर चल के रुकता है, S का भी मान दिया हुआ है 50 मीटर। कह रहे हैं बताइए कि मंदन बल कितना होगा, तो मंदन बल तो तब मिलेगा ना जब हमको मंदन यानी ये त्वरण का मान मिलेगा, मंदन बल तब मिलेगा जब हमको ये मंदन का मान मिलेगा, इसी को मंदन कहते हैं या त्वरण मंदन कहते हैं। ठीक है, तो A का मान निकालना पड़ेगा जो कि नेगेटिव आएगा, तो A का मान निकालने के लिए हम लोगों को कोई एक ऐसा फार्मूला ढूंढना है जिसमें U, V और S आता हो। तो आप जानते हैं कि गति का जो तीसरा समीकरण है उसके अनुसार हम लिख सकते हैं v² बराबर u² प्लस 2as। ठीक है, अब देखिए आप लोगों ने ये देखा था कि ये जो तीसरा समीकरण है यहाँ प्लस की जगह पर हम माइनस भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब वेग घटता है तो प्लस की जगह पर माइनस लिखते हैं। अगर आप माइनस नहीं लिखेंगे तो a का मान चिन्ह के साथ आएगा अर्थात ऋणात्मक आ जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ रख दीजिए वैल्यू 0² = u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है 25, तो 25² प्लस 2 गुणे a गुणे s का मान कितना है, तो s का मान यहाँ दिया हुआ है 50, और हल कर देंगे तो 25 का स्क्वायर 625, और पक्षांतर करने के बाद a बराबर आ जाएगा माइनस में 625, या ऐसे कर दीजिए 25 गुणे 25 और बटे में 2 गुणे 50। ठीक है, 2 गुणे में 50, तो 25 से इसको काट दीजिए 2, और ये कितना आ गया त्वरण का मान 25/4, और त्वरण का मान आ गया 25/4 वो भी माइनस में, इसी को हम लोग मंदन कहते हैं, तो -25/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर A का मान आ गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहे थे मंदन बल, तो मंदन बल निकालने के लिए A को m से गुणा कर देंगे, तो F बराबर m का मान कितना था, ये था 800 गुणे A का मान है ये 25/4, और 4 से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 200, और ये 25 दूना 50 हो जाएगा, उसके बाद 2 और 0 लग जाएंगे, ये माइनस में आ जाएगा, और बल है तो मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन, यानी मंदन बल का मान आ जाएगा 5000 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 5000 न्यूटन। ठीक है, माइनस बस ये बता रहा है कि ये जो बल है वो मंदन बल है, अर्थात पिंड का वेग समय के साथ घट रहा होगा। ठीक है, तो ये माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली हमको यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 2 किलोग्राम का एक पिंड विरामावस्था में, अब देखिए विरामावस्था में का मतलब कि प्रारंभिक वेग का मान कितना था 0 रखा हुआ है, पिंड को 4 सेकेंड में यानी समय का मान दिया हुआ है 4 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से त्वरित करना है ना, यानी शुरुआत में वेग 0 था लेकिन बाद में उसका वेग 2 मीटर प्रति सेकेंड करना है, और तो ऐसा करने के लिए आवश्यक बल कितना लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए आवश्यक बल अगर आपको पता करना है, अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 5, तो बल के लिए द्रव्यमान और त्वरण पता होना चाहिए। ठीक है, और द्रव्यमान इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है 2 किलोग्राम,
है ना। आवश्यक बल के लिए अगर फार्मूला देखें तो F बराबर होता है m इंटू में a। क्वेश्चन में m का मान दिया हुआ है तो आपको a का मान पता करना पड़ेगा, और a का मान पता करने के लिए जो जो जानकारियां दी हैं वो क्या क्या है। देखिए यहाँ पर ये अंतिम वेग है v का मान, प्रारंभिक वेग u का मान, और ये समय t का मान। तो अगर v पता है, u पता है और t पता है, आपको a पता करना है, तो आप जानते हैं गति का कौन सा समीकरण इस्तेमाल करेंगे, प्रथम समीकरण। तो v बराबर u प्लस ए टी, है ना। और v का मान रख दीजिए, यहाँ से आ जाएगा 2 बराबर ये 0 प्लस a गुणे में t का मान कितना दिया हुआ है, तो ये है 4। तो यहाँ से a का मान आ जाएगा 1/2। a का मान आ गया 1/2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और a का मान आ गया तो आवश्यक बल का मान निकालने के लिए F बराबर हो जाएगा m इंटू ए। m का मान दिया हुआ है 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1/2। इससे ये कट जाएगा और ये आंसर कितना आ जाएगा 1 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा कौन सा, 1 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 5 किलोग्राम के एक पिंड का संवेग यानी द्रव्यमान दे दिया है और संवेग भी दिया हुआ है। ठीक है, तो 5 किलोग्राम के एक पिंड का संवेग, सॉरी ये 1 मिनट है, यानी टाइम दिया हुआ है, 1 मिनट में यहाँ पर संवेग दिया हुआ है 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो आरोपित बल द्वारा उत्पन्न त्वरण बताना है। यानी इस क्वेश्चन नंबर 6 में त्वरण का मान बताना है, और दिया क्या क्या है तो लिख लेते हैं। 5 किलोग्राम, देखिए द्रव्यमान का मान दिया हुआ है 5 किलोग्राम, और उसके बाद समय दिया हुआ है 1 मिनट, टाइम का मान है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब ये हो जाएगा 60 सेकेंड। ठीक है, फिर आगे दिया हुआ है 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाता है उस पिंड का क्या, संवेग। यानी ये प्रारंभिक संवेग का मान दिया है और ये अंतिम संवेग का मान। ठीक है, तो प्रारंभिक संवेग यानी कि p1 का मान दिया है और अंतिम संवेग यानी कि p2 का मान दिया हुआ है। तो p1 का मान है 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और p2 का मान है 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतने मान दिए हुए और कह रहे हैं कि आरोपित बल द्वारा उत्पन्न त्वरण बताइए, a का मान पता करना है। देखिए न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम था कि F बराबर dp/dt या फिर डेल्टा p/डेल्टा t, अर्थात किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल उस पिंड के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए, अगर संवेग का हमको यहाँ से परिवर्तन मिल जाएगा और समय से भाग कर दें तो संवेग परिवर्तन की दर आ जाएगी, और संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वो बल के बराबर होती है। ठीक है, और बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण के। तो न्यूटन का दूसरा नियम हम प्रयोग करेंगे गति का, F बराबर ये डेल्टा p/डेल्टा t। डेल्टा p का मतलब क्या होता है, p2 माइनस p1, और डेल्टा t का मतलब लगा हुआ कुल समय, यही डेल्टा t है। ठीक है, तो डेल्टा t मान रख देते हैं, और F की जगह पर दूसरे नियम से ही न्यूटन के m इंटू ए भी लिख सकते हैं। तो अगर इसी में m इंटू ए लिख देते हैं यहाँ पर, तो m इंटू ए बराबर हो जाएगा ये p2 माइनस p1। p2 का मान 800, p1 का मान 200, घटा देंगे कितना आ जाएगा 600, और बटे में t का मान कितना है, तो t का मान है 60। इससे इसको काट देंगे, इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10। तो m इंटू ए बराबर 10 आ गया। तो यहाँ से आगे देखिए a बराबर कितना आ जाएगा 10 बटे में m। ठीक है, और m का मान कितना है 5, तो 10 बटे में 5 यानी कितना आ जाएगा 2, और ये त्वरण है तो मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि अंतरिक्ष में वस्तु का भार होता है। ऑप्शन है वास्तविक भार से अधिक, फिर वास्तविक भार से कम, शून्य और अनंत। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप किसी फार्मूले से नहीं कर सकते, तो इसके लिए मैंने आपको एक चीज बताया था लिफ्ट में भार, कि लिफ्ट में जब भी कोई लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जाती है तो व्यक्ति को उसका भार अधिक महसूस होता है वास्तविक भार से। जब नीचे की तरफ जाती है तो उसको उसका भार कम महसूस होता है, और जब वो लिफ्ट की डोरी टूट जाए और वो लिफ्ट स्वतंत्र अवस्था में यानी मुक्त रूप से नीचे जाने लगती है तो उसको उसका भार शून्य महसूस होता है। इस अवस्था को हम लोग भारहीनता की स्थिति कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी मैंने आपको बताया था कि भारहीनता की और स्थिति, दो स्थिति पाई जाती है। एक तो पृथ्वी के केंद्र पर भार 0 होता है यानी भारहीनता की स्थिति होती है क्योंकि g बराबर 0 होता है, और दूसरा है कृत्रिम उपग्रहों में, यानी अंतरिक्ष में अगर कृत्रिम उपग्रह में हम बैठ जाएं तो हमको वहां पर हमारा कोई भार महसूस नहीं होगा क्योंकि कोई प्रतिक्रिया बल काम नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए पूछ रहे हैं कि अंतरिक्ष में वस्तु का भार होता है। तो अंतरिक्ष में जब हम लोग जाते हैं तो कोई प्रतिक्रिया बल काम नहीं करता है, जिसकी वजह से भार महसूस नहीं होता है, तो उसका भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं
कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान के 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चलते हुए एक पिंड पर कोई बल आरोपित करने पर उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि बल का आवेग किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में होगा। यानी एक पिंड है जिसका द्रव्यमान दिया हुआ है और उसका प्रारंभिक वेग दिया हुआ है। यानी पिंड का द्रव्यमान m का मान दिया हुआ है 10 किलोग्राम और उसका प्रारंभिक वेग u कितना था, तो उसका प्रारंभिक वेग था 5 मीटर प्रति सेकंड। बाद में करें कि जब इस पर बल लगाया जाता है तो उसका वेग जो है 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ठीक है, तो 20 मीटर प्रति सेकंड किस चीज का मान हो जाएगा, अंतिम वेग का मान। अब कह रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति है तो आपको बताना है कि उस बल का आवेग कितना होगा। तो आवेग के लिए आपने एक फार्मूला पढ़ा है कि बल का आवेग बराबर होता है, आवेग बराबर बल गुणे में समय अंतराल। लेकिन अगर आप देखिए इस फार्मूले से, तो ना तो बल का मान आपको दिया गया है और ना ही समय अंतराल का मान। तो आप याद रखिए कि आवेग का एक और फार्मूला आपने पढ़ा था, मैंने हेडिंग बताया था आवेग और संवेग परिवर्तन में संबंध। तो आवेग और संवेग परिवर्तन में क्या संबंध था कि आवेग बराबर होता था संवेग परिवर्तन की। ठीक है, आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल और आवेग बराबर संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन का मतलब क्या है, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, और अंतिम संवेग का मतलब द्रव्यमान गुणे में अंतिम वेग और प्रारंभिक संवेग का मतलब द्रव्यमान गुणे प्रारंभिक वेग। अगर यहाँ से द्रव्यमान को कॉमन लेते तो ब्रैकेट में आ जाता v माइनस u। अब देखिए अगर इस फार्मूले से आप आवेग निकालेंगे यानी I बराबर ये जो मिल गया m और ब्रैकेट में v माइनस u, अगर इस फार्मूले से आप आवेग निकालेंगे तो एकदम आसानी से आ जाएगा, क्योंकि m का मान, v का मान, u का मान, ये तीनों मान यहाँ पर दिया गया है। तो ये तीनों मान इसमें रख देते हैं, आवेग निकल जाएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 10 और v का मान है कितना 20 माइनस u का मान है 5, तो 20 माइनस 5 15 और गुणे 10 150 और मात्रक वही आ जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 150 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दो गोले 20 किलोग्राम और 80 किलोग्राम द्रव्यमान के क्रमशः 40 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। अगर दो गोले एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों की गति की दिशा एकदम विपरीत है। ठीक है, करें यदि वे टकराकर जुड़ जाए यानी आपस में चिपक जाए तो संयुक्त गोले का वेग क्या होगा। इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था संवेग संरक्षण के नियम में, और आपने देखा था संवेग संरक्षण के नियम में मैंने आपको 4 फार्मूले बताए थे। पहला फार्मूला ये था कि अगर दोनों गोले एक समान दिशा में एक दूसरे से जाके टकरा जाए, है ना, सेम दिशा हो उनकी, तब तो ठीक था। लेकिन फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर दो गोले एक दूसरे से टकराए और टकराने के बाद चिपक जाए, एक वो दूसरा केस था। और तीसरे केस में मैंने आपको बताया था कि दो गोले एक दूसरे से ऐसे बिल्कुल विपरीत दिशा में टकराएं और टकराने के बाद वो चिपक जाए। तो ऐसी स्थिति में मैंने आपको फार्मूला बताया था संवेग संरक्षण के नियम वाले टॉपिक में, और वो नियम ये था कि परिणामी संवेग बराबर होता था, यानी टकराने के बाद कुल संवेग बराबर टकराने से पहले कुल संवेग। तो टकराने के बाद कुल संवेग बराबर कैपिटल M इंटू कैपिटल V, यानी चूंकि आपस में ये दोनों चिपक जाएंगे, तो जब चिपक जाएंगे तो इनका द्रव्यमान ज्यादा हो जाएगा, तो M और उसका वेग V बराबर टकराने से पहले संवेग के लिए लिखते थे m1 u1, और इनकी दिशा चूंकि इस वाले, अगर ये u1 की दिशा है तो फिर ये u2 की दिशा है, बिल्कुल उल्टा है। तो ऐसे केस में आप जानते हैं कि उल्टी दिशा है, तो यहाँ माइनस हो जाता था m2 u2। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप v निकालेंगे, v बराबर यानी कि संयुक्त गोले का वेग बराबर दिया जाएगा m1 u1 माइनस m2 u2 और बटे में कैपिटल M। कैपिटल M का मतलब जब ये दोनों गोले आपस में चिपक जाएंगे यानी जुड़ जाएंगे तब का द्रव्यमान, और ये द्रव्यमान आप जान रहे हैं कि दोनों के अलग अलग द्रव्यमानों के योग के बराबर होगा, तो इसलिए अपान में लिख सकते थे m1 प्लस m2। ठीक है, ये सारे मान अगर रखते हैं तो यहाँ पर आपको संयुक्त गोले का वेग मिल जाएगा। तो m1 का मान कितना है 20 गुणे u1 और इसका वेग कितना था 40, तो 20 गुणे 40 माइनस m2 का मान कितना है 80 गुणे और u2 का मान कितना है 10 और बटे में m1 प्लस m2 यानी कि 20 और 80, तो 20 प्लस 80। ठीक है, इसी को हल करेंगे तो संयुक्त गोले का वेग आ जाएगा 4 गुणे 2 8 हो जाएगा और इसके बाद 2 जीरोज हो जाएंगे माइनस 8 और 1 और इसके बाद 2 जीरोज और अपान में यहाँ से कितना आ जाएगा 100। अब 800 माइनस 800 करेंगे तो 0 बटे में समथिंग बराबर
जीरो, यानी संयुक्त गोले का वेग क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, यानी जब वो टकरा के आपस में जुड़ जाएंगे उसके बाद वो वहीं पर रुक जाएगा, आगे बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया है 0 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 किलोग्राम का एक पिंड एक समतल पर 40 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति करता है, यानी ये द्रव्यमान दिया हुआ है और ये 40 मीटर पर सेकेंड उसका वेग दिया हुआ है। तो कह रहे हैं पिंड पर लगने वाले बल का मान बताइए। पिंड पर लगने वाले बल का मान बताना है इस क्वेश्चन में, और जी का मान हमको प्रयोग करना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए बल के लिए फार्मूला होता है m इंटू ए या m इंटू जी कह सकते हैं, लेकिन इस सवाल को आप देखिए कि किस तरीके से ये जो है आपको इतनी न्यूमेरिकल वैल्यू देकर कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है ताकि आप कैलकुलेशन में बिजी हो जाए। लेकिन ध्यान दीजिए कि जो पिंड है वो कहाँ चल रहा है, समतल पर चल रहा है, और पिंड जो समतल पर चल रहा है उसके वेग में कोई परिवर्तन होने के लिए बारे में कोई जानकारी नहीं है। 40 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा था, तो क्या उसका वेग बाद में जो है बदल जाएगा, कुछ घट जाएगा या बढ़ जाएगा, तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्योंकि आप देखिए, ध्यान रखिए कि जो जी का असर होता है यानी गुरुत्वीय त्वरण जो काम करता है वो नीचे की दिशा में काम करता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र की ओर। तो कोई भी वस्तु, कोई भी पिंड जो ऊर्ध्वाधर गति कर रहा होगा, ऊर्ध्वाधर गति का मतलब नीचे से ऊपर की दिशा हो या फिर ऊपर से नीचे की दिशा हो, ऐसी गति में यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में ही इस जी का गुरुत्वीय त्वरण का प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई पिंड क्षैतिज दिशा में गति करता है तो इस पर इस गुरुत्वीय त्वरण जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल इसके ऊर्ध्वाधर है और ऊर्ध्वाधर वेक्टर का क्षैतिज वेक्टर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिए कि ये चूंकि पिंड जो है समतल दिशा में गति कर रहा है इसलिए जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जिसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा उसका त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा जीरो, क्योंकि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर। ठीक है, तो ये समतल में गति कर रहा था इसीलिए त्वरण हो जाएगा जीरो, और जब त्वरण जीरो हो जाएगा तो F बराबर m इंटू ए से बल का मान भी क्या आ जाएगा, जीरो। तो इस सवाल में ये सारी वैल्यूज देकर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था ताकि आप कैलकुलेशन करें और आप कोई ना कोई आंसर मिलाने के चक्कर में पड़ जाए। ठीक है, जबकि ये समतल में गति कर रहा था इसलिए कोई त्वरण नहीं है, इसलिए कोई बल नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने न्यूटन की गति के नियम चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया, फार्मूले पढ़ लिए और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी कर लिए। इसके अलावा आप जानते हैं कि हर एक चैप्टर की तरह इस चैप्टर का भी जो नोट्स होगा और इसके कुछ और इससे रिलेटेड जो कुछ अच्छे स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स होंगे उन सब का नोट्स PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको उसको डाउनलोड करना है और उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इसको पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।